बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर दफ़ा हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। कुछ साइंटिफिक होते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कोई डेली रूटीन की बातें होती हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो इंतहाई डिफरेंट किस्म का वो पॉइंट है। सिमुलेशन के हवाले से बेसिकली है क्या, आम पब्लिक को तो शायद इतनी डिटेल में ना पता हो कि सिमुलेशन है क्या, लेकिन जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं वो इसको बेहतर तरीके से जान सकते होंगे। हम चाहते हैं इसको आसान और सादा बनाएं ताकि आम पब्लिक को ये चीज़ समझ आ सके। इसके हवाले से हमने बात करने के लिए एज यूजुअल दावत दी है अपने मेहमान डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को, जो कि अदीब हैं, दानिश्वर हैं, सीरत की किताब भी लिखी है और अशार की शक्ल में लिखी है। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो उनका तारुफ करवाया जाए तो वो फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी और प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर जिसे कहते हैं। नाज़रीन, आइए हम इस मौजू को उनके सामने रखते हैं और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आप समझ सकेंगे कि कितना आसान और सिंपल कर दिया उन्होंने। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सिमुलेशन कहा जाता है एक आर्टिफिशियल मॉडल तैयार करना, और किसका, जो रियल चीज़ होती है। यानी यूँ कहा जाए कि ये जितनी भी मशीनरी होती है हमारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम तश्कील देते हैं, ये एक आर्टिफिशियली पहले तैयार होती है। इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट जब अपने तकमील तक पहुँचते हैं उनको पब्लिक के सामने लाते हैं। हमने ये सुना है कि इसी को सिमुलेशन कहते हैं, लेकिन जब ये सिमुलेशन को हम प्रैक्टिकली इस दुनिया के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये पूरी दुनिया जो है वो एक आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये है क्या, आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपने बहुत अच्छा इसको जो है एक्सप्रेस किया है कि सिमुलेशन है किसी एक चीज़ को एक मॉडल के तौर पे बयान कर देना। अब जिस सिमुलेशन की आज हम बात करेंगे उसको वैसे हमारे जो यंग जनरेशन है बहुत अच्छी तरह समझती है। हमने इस दुनिया को और इसकी जो सारी चीज़ें हैं इसको जब सिमुलेट करते हैं और वो हमने इसको जब इसका एक्सप्रेशन करते हैं तो वो हमें आमतौर पे डिफरेंट कंप्यूटर गेम्स और उसमें नज़र आता है। अब इसको ये समझ लें कि वो सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वो इसको एक कंप्यूटर वर्ल्ड और एक इसमें हम लोग ले गए हैं प्रोग्रामिंग्स में। तो वो जो प्रोग्राम्स में है वो तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ले जाएं जो हम आम दुनिया में महसूस करते हैं। ओके। इसके लिए ये पहले कि हमें वो इस तरह से लगे कि गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं कि वो रियल लगे। अच्छा। और मकसद ये है इस सारे प्रोग्राम का कि वो इतना रियल लगे कि आप रियलिटी और अनरियलिटी या नॉन रियलिटी में आप फ़र्क ही महसूस ना कर सकें। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बानी थे 1950। ये आप 3D गेम्स की बात कर रहे हैं? जी, ये उस तरफ आ गया, यानी कि ये क्योंकि इसका एक एक्सप्रेशन है ये। ओके। 3D गेम्स में मेहनत करके उन्होंने ये करते ये हैं कि आपको इस तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप बेसिकली डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ओके। जैसे गेम के रूल्स हैं तो उस गेम के मुताबिक अगर आपने एक रोल प्ले करना है तो आपने वहाँ जीतना है या हारना है। आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, आप जीतने की कोशिश करते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हमने देखा शुरू में कार्स का आया, स्पीड के वो तेज़ी से गाड़ियाँ घूमती थी, नीड फॉर स्पीड वगैरह। अब आप अपने आप को उसमें लिमिटेड कर लेते हैं कि मैंने रोड ही देखनी है, क्योंकि आपका टारगेट है जीतना। ओके। जब आप वो गेम खेल रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी दुनिया है, बिकॉज़ उस वक्त आपकी सारी कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे प्लेयर को पीछे छोड़ने में है। ठीक है। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, सड़कों से बढ़ा के उसे हम एक पूरी फ़ज़ा, एक पूरा शहर बना लें, और आप फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं एक हेलीकॉप्टर पे हैं। अब आपका कैनवस बड़ा हो गया, अब आपके आइडियाज़ बड़े हो गए, अब वो 3D सिमुलेशन की जो थी रिक्वायरमेंट्स बड़ी हो गई।
ठीक है। अब जब आपने उसे कॉपी किया तो आप हवा में उड़ते हुए दाएं भी जाते हैं, बाएं भी जाते हैं, लेकिन गेम्स के रूल्स फिर वहीं से डिसाइड होते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ से स्लोली ये सवाल उभरना शुरू हुआ कि वो किस लेवल पे जाके ये पॉइंट आएगा कि आप रियलिटी और नॉन रियलिटी में फ़र्क ही ना कर सकें। अच्छा। तो इसमें हमने और भी देखा कि हमारी ऐसी गेम्स भी हैं कि जिनको हम यूज़ करते हैं, हम उनको 3D इफ़ेक्ट्स में यूज़ करते हैं और हमें यूँ लगता है जैसे हम गेम के अंदर गए हुए हैं। ठीक। और वहाँ से जाके हम एक पार्ट ऑफ द एक वर्ल्ड, एक क्रिएटेड, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं। तो ये बात इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि मौजूदा दौर में ये क्वेश्चन इस तरह से उभरा, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इस दुनिया को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है तो ये देखा कि असल में ये दुनिया जो है, जो आसमान है, जो कायनात हमें नज़र आ रही है, ये व्यू में 2D है। हाँ, जो हम 2D है जिसे हम 3D परसीव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या ये सब कुछ मौजूद भी है कि नहीं है, ये फिक्शन तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इट्स अ बिग हाइपर सिमुलेशन जो हमें परसीव किया गया। ठीक है। अब इसमें सवाल ये उभरता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट कि रियलिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए बेसिक सवाल ये है कि हम सबसे पहले डिसाइड करें कि रियलिटी क्या है। एग्जैक्टली, यही बनता है। देखें, अब हम ज़रा गौर करें कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, रियलिटी हम कैसे किसी चीज़ को कहते हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं। exactly. और हमारा बाहर की दुनिया से राब्ता इन सेंसेस से है। हाँ. हम चीज़ों को देखते हैं थ्रू आवर आइज़, हम सुनते हैं थ्रू आवर ईयर्स, यानी विजन है, आपका हेयरिंग है, साउंड सिस्टम से आप सुनते हैं, स्मेल करते हैं, हम जायका भी चख लेते हैं, और चौथी 5वीं चीज़ है टैक्टाइल, आप टच महसूस करते हैं, आप चीज़ों को टच कर, विजिबिलिटी, चीज़ों विजिबिलिटी भी आप उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब आप गौर करें कि मेरी आंखें जो हैं वो बाहर से लाइट रेस को लेके मेरे दिमाग तक पहुंचाती हैं। एग्जैक्टली। अब इसको सिमुलेट यूं किया गया कि जब आप बैठ के गेम के देखते हैं और आप अगर उसको 3D में जाके देखें तो आप जो देख रहे हैं दिमाग वही रिसीव कर रहा है और उस वक्त आप बाकी कुछ नहीं देख रहे। तो एक ऐसा विजन जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है हम उसमें चले गए। लिहाजा जो रियलिटी की पहली कंडीशन है कि आप चीज़ों को देखते हैं कि वो हैं या नहीं, वो पूरी हो गई। अब सेकंड है ऑडियो। अब आप जब उसमें जाते हैं तो साथ आवाज़ आ रही होती है। अगर कोई आपको शूट करता है तो बंदूक चलने की आवाज़ आती है, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके कदमों की आवाज़ आती है। लिहाजा सेकंड कंडीशन भी उसमें पूरी कर दी गई। सही। जब आप कुछ देख रहे हैं 3D में और आपको पीछे से लगता है कि कोई आया है और उसने मुक्का मारा है तो उसके साउंड इफ़ेक्ट आते हैं और आप डर जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 2 बड़ी कॉमन सेंसेस जिस पे हम बहुत इन्हिसार करते हैं, आप जब दुनिया में जाते हैं आप क्या करते हैं? आप चीज़ों को आता हुआ देखते हैं, गाड़ी आ रही है मैं पीछे हट जाऊँ, या आप खड़े हैं आपको लगा पीछे कुछ शोर हो रहा है, कुछ चीज़ तेज़ी से आ रही है, आप पीछे हट जाते हैं। आप अपनी 2 सेंसेस पे बिलीव कर रहे हैं, विजन और हेयरिंग पे। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें सिमुलेट हो गई, इनको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया गया। ठीक है ना। अब इसके अलावा स्मेल को तो आप किसी भी जगह पे एक फ्रेगरेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ है टैक्टाइल, जब आप चीज़ों को महसूस करते हैं, वो अभी हमारे यहाँ अंडर डेवलप्ड है प्रोसेस। अच्छा। कि आपको ऐसे माहौल में लिया जाए कि आप यहाँ आप ये टच कर रहे हो लेकिन आपको यूँ एहसास हो कि आप कहीं और जाके किसी प्लैनेट के किसी सरफेस को टच कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इस पे काम हो रहा है? इस पे काम हो रहा है। मतलब एक बंदे को माइंड के हिसाब से आप मूव करवा देंगे किसी और जगह। देखिए ना, आपको सॉलिड का आप आंखें बंद कर लें तो ये सरफेस टेक्सचर है जो मुझे बता रहा है, ये टैक्टाइल मेरा टच है जो बता रहा है कि ये सॉलिड है। नहीं, ये तो माइंड मेकिंग होगी ना। माइंड मेकिंग है ना। अब होता क्या है, मैं यहीं से आगे लेता हूँ। आपकी आइज़ जो देखती हैं वो आपके दिमाग में एक स्टिमुलेशन होता है उसका, वो आगे से ब्रेन को वो कंडक्ट कर देती हैं, थ्रू ऑप्टिक नर्व आप चले गए। इसी तरह आपका जो आप सुनते हैं वो आपके ब्रेन में चला गया। अब ये सारे वो टूल्स हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं। बाहर जब मैंने यही चीज़ें आर्टिफिशियली पैदा की और आपको दिखाई तो आपको लगा जैसे सब बाहर यही हो रहा है। ऐसा ही ना। आप जब सो जाते हैं तो ख्वाब में देखते हैं,
अब ख्वाब में जब आप गहरी नींद में हो तो आपको नहीं पता होता ये ख्वाब है, आपको उस वक्त पता चलता है जब आप ख्वाब से उठ जाते हैं कि मैं तो ख्वाब देख रहा था। ओके। आप एक लेसर रियलिटी से बिगर रियलिटी में आ गए, ठीक है ना। अब अगर ये सारी चीज़ें मैं आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं विजुअल्स आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ऑडियो आर्टिफिशियल क्रिएट कर देता हूँ, और मेरे सेंस परसेप्शन, मेरे जिस्म के सारे हिस्से वही सुनते हैं और वही देखते हैं जो कोई दिखाना चाह रहा है, तो मेरा दिमाग तो वही परसीव करेगा ना। अगर आप एक 3D गेम में हैं और आप उसके अंदर महसूस कर रहे हैं, तो आपको जो चीज़ें सामने से आ रही है, आप तो जैसे वो गेम था उसमें स्कीइंग करते हैं तो वो यूँ लगता है जैसे मैं बर्फ़ में नीचे ना गिर जाऊँ, इधर खाई है, और अगर वो सामने खाई आए तो आप डर जाते हैं, फ़ौरन यूँ करते हैं। नहीं, अगर तो आप किसी का माइंड देखें ना, उसको कैप्चर कर लिए, ये तो हिप्नोटिज्म ही है। नहीं, इस नॉट मतलब हिप्नोटिज्म, इसमें यह है कि आपके जो स्टिमुलाई, देखिए हमारा सारा भरोसा किस चीज़ पे है, हमारा इन ऑर्गन्स जो देख रहे हैं इसके अंदर जो स्टिमुलाई ब्रेन पे जा रहे हैं, ठीक हो, वो जब जो हमें परसीव करते हैं हम उसको रियलिटी मान लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब जैसे आप कभी प्लानिटेरियम में जाएं तो जब लाइट्स बंद करके आपको आसमान दिखाते हैं, स्टार्स दिखाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है आप रियल आसमान देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके विजुअल्स को, क्योंकि आसमान हम देखते हैं तो कोई आवाज़ साथ नहीं आती, इसलिए वहाँ उन्होंने सिर्फ एक सेंस को यूज़ किया और आपने बाकी खुद कंडीशनल चीज़ें ले लेते हैं कि ये आसमान ही है। ठीक है। इसी तरह ये इसकी बुनियाद है कि रियलिटी जो है वो हम इन 5 सेंसेस से लेते हैं, और ख़ास तौर पे 2 सेंसेस से, एक है आँखें और एक है उसका ऑडिटरी इफेक्ट। अगर ये 2 चीज़ों को आपको इस तरह से दिखाया जाए तो फिर जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी वो आपके लिए रियलिटी होगी। और इसमें रियलिटी में एक और बात ये होती है, 2 बातें इसमें ऐड कर लें कि एक है मेरा उसमें मेरी कंसंट्रेशन एक वक्त में एक साइड पे रहती है। आप ये नहीं कर सकते मेरी बात भी बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और कोई और बोल रहा है तो वो भी बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। डेफिनेट, सही। तो इसका मतलब है कि आप जब तवज्जो देते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो हमेशा एक साइड पे रखते हैं। और दूसरी ये बात है कि हमारी ज़िंदगी एक वीडियो गेम की तरह हम कीप ऑन रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो आपके प्राइमरी मोटिव्स हैं, भूख लगी, प्यास लगी, ठंड गर्म, तो बच्चा उसी पे रोता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो करता क्या है, वो देखता है कि मुझे यहाँ से उठ के चलना सीखना है, बाकी लोग हैं, ये सब कुछ वो देखता है, लर्न करता है। अब जब ये लर्न कर रहा है तो असल में कहीं से समझ लें कि वो तो हर चीज़ जो बाहर से हो रही है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और हम सारी ज़िंदगी आज तक रिस्पॉन्ड ही करते हैं। अगर आप मेरी बातों को रिस्पॉन्ड करेंगे, आप अपनी भूख को रिस्पॉन्ड करेंगे, आप अपनी पेन और बीमारी को रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके अगर दिन में 3 दफ़ा खाने की जगह पे नहीं पहुंचेंगे तो आप वो गुजारा नहीं होता। अगर आपका सांस रोक दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो आप 15-20 सेकंड के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि हम जो भी दुनिया में करते हैं इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। सही। अब ये एक लिहाज से वो कहते हैं कि दिस इज़ डायरेक्शनल एंड एक कॉन्शियस किसी ने किया है कि हम हमेशा जब रिस्पॉन्स करेंगे, जब आप देखें जब तक आप गेम खेलते हैं, अब आपको बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, इसका मतलब है कि आप उसके लिए बाकी चीज़ों से अपनी कंसंट्रेशन दे ही नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी भी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है स्टिमुलाई को कि असल हकीकत क्या है जो हमारे इर्द गिर्द है, जो कहीं लाए करती है, वो क्या है हम उसको देख नहीं पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हैं। बेसिकली ये आइडिया जनरेट हुआ कहाँ से, और इस आइडिया का बेसिकली मकसद क्या था, किन चीज़ों को सामने लाना था, और किन के बेनिफिट ज़्यादा थे जो इस सारी बात को हम जैसे लोगों के सामने ला रहे हैं? देखिए, एक तो ये हुआ कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई और ख़ास तौर पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर गेम्स, यहाँ जब हम गए हैं तो हमें पता चला कि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, आपको याद है मैट्रिक्स मूवी देखी थी ना। अब मैट्रिक्स मूवी में क्या होता है कि वहाँ वो सारे के सारा दिखाते हैं कि मशीन्स और इंसानों के दरमियान कोई जंग हुई जिसे बज़ाहिर मशीनें जीत गई, और उन्होंने एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया, एक दुनिया जो कि वर्चुअल दुनिया है। अच्छा। और वो इंसानों को उस धोखे में रख रहे हैं। अब जो इंसान उस धोखे से निकल गए हैं वो ज़ेओन सिटी में रहते हैं, और वो नियो को भी जाके कहते हैं कि तुम इससे निकलो, रेड पिल खाओ या ब्लू पिल खाओ, अगर तुम एक पिल खा लोगे तो रियलिटी तुम पे खुल जाएगी। ये सब कुछ झूठ है, सिमुलेशन है।
ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट। इसमें ये कहते हैं, ये मैं आगाज़ अगर करूँ, मैं मॉडर्न फिर थ्योरी पे आ जाऊँगा, तो हमें जो इसका रिटन रिकॉर्ड मिलता है वो अफलातून के पास से मिलता है, आज से कोई 4000 BC यानी 6000 साल पहले। तो अफलातून ने कहा था कि रियलिटी के 4 हिस्से हैं, और उसको एक कहते हैं, बड़ी मशहूर उसकी किताब में एक उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एलेगरी ऑफ केव। कि आप गार में बैठे हुए हैं और आपको ना गार पे पिछली दीवार पे बाहर से रोशनी आ रही है, उस रोशनी के साथ कुछ साए पड़ रहे हैं दीवार पे, और आप इस तरह के सिर्फ सामने दीवार पे देख सकते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो आपके सामने जो दरख्तों का साया आ रहा है, आपको लगता है कि ये दुनिया है। कोई परिंदा पीछे से गुजरता है तो आपको उसको साए में जैसे देखेंगे वैसा देखेंगे। अब वो समझेंगे 4 बंदे वहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने सारी उम्र ऐसे ही देखा है, वो समझते हैं रियलिटी यही है। एक बंदा अचानक किसी वजह से वहाँ से वो गार से बाहर निकल के देखता है, तो वो तो कहता है यार दुनिया तो बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम दुनिया समझते हैं ये वो तो है ही नहीं। तो वो जाके बताने की सबको कोशिश करता है, देखो दुनिया इस तरह की नहीं है ब्लैक एंड वाइट, वो बड़ी कलर्ड है। ये 2 डायमेंशन जो दीवार पे तुम्हें लग रहा है ना, पत्ते पत्ते, असल दरख्त देखो वो और ही चीज़ है। वो दुनिया इससे बहुत बड़ी है, वो बहुत सब कुछ है। तो रियलिटी के उसने 4 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से इस दुनिया के लिए और 2 हिस्से ऊपर आलम लाहूत के। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि एक ये हमारी दुनिया, ये एक और आर्टिफिशियल दुनिया कहीं और क्रिएट होती है, यानी जो रिस्पॉन्स इंसान यहाँ कर रहा होता है वही रिस्पॉन्स उसका, यूँ कह लें कि हमजाद है या उस जैसा वो कहीं और क्रिएट। इसमें ना 2, एक तो साइंटिफिक थ्योरी है, एक है आलम तमसील। कि जो इस्लाम में ये है कि जैसे कहा जाता है कि जो अल्लाह पाक किसी चीज़ का हुक्म देता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। हमने एक प्रोग्राम में किया था अम्र और खल्क। अम्र ये है कि जब वो खुदा उसको कहता है हो जा, तो वो अपनी कंसेप्चुअल फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, वो मैथमेटिकल, प्लेटो ने भी यही कहा था कि जो ऊपर वाली रियलिटी है इसके 2 हिस्से हैं। एक पहले कंसेप्चुअल है, जब खुदा का ख्याल आता है, और बाद में वो मैथमेटिकल फॉर्म लेता है, और मैथमेटिकल फॉर्म में हर चीज़ जो है वो बाद में ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेके इस दुनिया में आती है। तो वो जो है आलम तमसील में जो सब कुछ हो रहा होता है वो इस दुनिया में बाद में होता है। ठीक। तो ये एक तो ये है। दूसरा हमारे यहाँ एक साइंटिफिक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्सेस की। उसमें ये होता है कि ये जो शायद हम जो भी करते हैं इसकी और डायमेंशंस हैं और यूनिवर्स हैं, तो वो एक दूसरे से इस तरह रिलेटेड हैं कि हर यूनिवर्स में समझ लें कि हर आदमी की एक अपना एक अलहदा हो सकता है, डिफरेंट उसका डायमेंशंस हो सकते हैं। तो जितनी, आपको याद है एक प्रोग्राम में हमने कहा था फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का नाम, तो देयर में बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब वहाँ वो कहते हैं कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी यूनिवर्सेस बन जाएंगी। मेरी आगे लाइफ उतने हिस्सों में जा रही है। इस दुनिया में जो मैं करता हूँ वो मेरी एक रियलिटी है, बाकी दुनियाओं में मैं शायद जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ वो मेरी वो रियलिटी। आल्दो ये थ्योरी है, कोई हकीकत नहीं, लेकिन ये जो आपने बात की उसका। अच्छा, हम बात वो कर रहे थे कि अब प्लेटो ने ये कहा कि असल रियलिटी जो है वो और है, हमें जो नज़र आता है वो और है। और फिर नियो प्लेटिनस की किताब आई अनीड्स में उसने यही कहा कि हकीकत जो हमारे सामने है ये असल में नहीं, दुनिया किसी और तरह से नज़र आती है, सच कुछ और। इसे फिर हिंदुओं की वेदास में उन्होंने इसको, इस फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा ले के चले, और हिंदुओं में ख़ास उनके गुज़रे हैं, उनके बुज़ुर्ग कह लें शंकराचार्य, वो आप समझ लें कि वो उनके वली थे जैसे हमारे यहाँ होता है। तो शंकराचार्य ने डुअलिज़म की थ्योरी दी कि दुनिया देखने में कुछ और है और असल में कुछ और है। अच्छा। तो इसको वो कहते थे कि भाई जो दुनिया है ना वो असल में, हिंदुओं में ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं लीला और माया। ये सब उसकी लीला है, ये भगवान की लीला है, ये माया है, ये देखने में जो कुछ है रियलिटी नहीं है। तो हिंदुओं में ना प्रकृति और सोल, जो असल खुदा था वो 2 हिस्सों में ढल जाता है, और वो सारा कुछ जो है विजुअल्स है। अच्छा, यही बात जो प्लेटो ने कही थी कि नंबर्स जो है ना वो आगे से एक्चुअलिटीज़ में ढलते हैं। अब मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी साहब ने जो इस्लाम में फ़िलासफ़ी दी है वो वाहदतुल वजूद है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो असल है ना हर चीज़ की वो रोशनी है, जैसे खुदा का एक सिफत है रोशनी, और वो उसकी सिफत है कि रोशनी बाद में अगर आपका मंशूर से गुजरे तो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। ठीक है। तो वो 7 रंग देख के ना, अगर रोशनी बंद हो तो 7 रंग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो दुनिया है ना सारी,
ये असल में तो खुदा के नूर का एक वो उसकी झलक है, इसकी बुनियाद और असल कॉज को वो है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं उस नूर ने वो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर ली हैं, और क्योंकि इसमें नूर और ज़ात का डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इसको वहदतुल वजूद कहा गया, जो हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं ज़्यादा। अच्छा, इसमें अब तीसरी जो चीज़ थी वो बड़ी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी साहब के साथ एक और से हमारे वली गुज़रे हैं, उनका नाम है सोहरवर्दी साहब। तो सोहरवर्दी साहब का ये ख्याल था कि ये जो रियलिटीज़ है ये अपने अंदर इस तरह से नहीं है, जो कायनात हमें नज़र आती है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी तसव्वुफ़ का हिस्सा थी। फिर हमें देखा कि ईरान में ज़रतुश्त के रिलीजन में यही था कि अंधेरे ने जो है वो नूर को अपने दामन में ले लिया है, और असल में ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं अंधेरे की हैं, अगर हम रियलिटी जानना चाहिए तो हमें इसके लिए बड़ी तपस्या, हमें इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। और वही रियाज़त, वही तपस्या, वही जो तसव्वुफ़ के में आप पाता है कि लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ी मुश्किलों से गुजारते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। और बुद्धाइज़म में ये है कि वो कहते हैं कि क्योंकि सारी दुनिया से आप रिलेशन में हैं। अब देखिए, मैंने एक बात कही थी कि जो दुनिया है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जैक्टली। और आप कोई मुझे मिसाल नहीं दे सकते जहां आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कहीं आप घर की ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं आप बाहर की ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं आप अपने अंदर की ख्वाहिशात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मगर ये सारी की सारी ज़िंदगी है ख्वाहिशात और इन चीज़ों और ज़रूरतों का। तो बुद्धाइज़म में जो बुद्धा की अलाइनमेंट थी ना, वो ये थी कि हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो असल में ये जो दुनिया से ताल्लुक़ की वजह से ख़राब हो गई है। अच्छा। जब हम दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें किसी से मिलने से खुशी होती है, जब खुशी होगी तो उसके जाने का गम भी होगा। तो वो समझते हैं कि ये जो गम की असल वजह है ना, वो ये ताल्लुकात हैं दुनिया से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस्लाम में भी तो ये कहा जाता है ना कि ये दुनिया एक धोखा है, इसके हवाले से नहीं, इस्लाम में दरअसल इस तरह से वो जो धोखा लफ्ज़ है वो है आयत है जो उसमें मताइल गुरूर कहा गया है। ठीक है। ये मताइल गुरूर का मतलब है धोखे का सामान। अच्छा। क्योंकि कुरान शरीफ में जो है ना, इस पे हम इंशाल्लाह आते हैं कि कुरान शरीफ में तो कहा गया है कि माँ खलकना समावात वल अर्ज़ व माँ बैनहुमा इल्ला बिल हक़, कि हमने कुरान और ये जो हमने आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान हर चीज़ हक़ के साथ पैदा की। मतलब मैं इसको आखिर के लिए इसे रख रहा था कि पहले हम उन थ्योरीज़ को देख लें तो फिर हम बताएंगे हक़ क्या है। तो इस पर अभी क्योंकि कुछ कंटिन्यूटी में एक दो चीज़ें रह गई हैं। अब जब ये साइंस ने तरक्की करनी शुरू की तो फिर यहाँ फ़लसफ़ा जो था वो साइंस में ढल गया। फ़लसफ़ा पीछे रह गया, साइंस आगे आ गई। देखिए ना, पहले जब साइंस नहीं थी तो लोग ये मिसालें दिया करते थे जी, मतलब आज से 1000 साल जी के इमाम गज़ाली ने यह कहा है। क्योंकि इमाम गज़ाली ने मंतक और दलील को और फ़लसफ़े को बड़े गौर से देखा और वो उसके मिराज पे थे। तो कहा जाता था जनाब इब्न अरबी साहब ने ये कहा। आज भी वो बातें हमारे बुज़ुर्गों की तो सच हैं, लेकिन यानी मंतक जो थी, अरस्तू ने ये कह दिया जी, आज तक हवाले नहीं जी, नहीं उस्ताद अरस्तू कह गए, तो वो समझा जाता था क्योंकि ये फ़लसफ़ी ने कह दिया तो ये बात बड़ी पक्की। लेकिन जब साइंस आई उसने रूल्स बदल दिए कि चाहे अरस्तू कहे चाहे कोई कहे, अगर वो फैक्ट्स पे पूरा होता है तो ठीक है कि नहीं। अब जब साइंस आई तो इसमें ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन न्यूटन के जो बाद आया, न्यूटन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन न्यूटन के बाद जो रेवोल्यूशन आया वो आइंस्टाइन का था। ठीक। न्यूटोनियन फिज़िक्स जो थी डिटर्मिनिज्म का नाम था, कि सब कुछ जो है हम नाप सकते हैं, हमें पता चल जाएगा चाँद सूर्य के गिर्द घूम रहा है तो किस वक्त चाँद ग्रहण होगा, और वो हमें पता चलता है। एग्जैक्टली पता चलता। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जो चीज़ें हैं वो इतनी भी सादा नहीं है। मिसाल के तौर पे हम जो चीज़ों को देखते हैं वो रिलेटिव हैं। अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये था कि जो चीज़ें हैं ना, ये हम जैसा देखते हैं वैसी नहीं हैं। हमें रोशनी में जो नज़र आता है ना, उसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो वो हमें जो दिखाती है हमें वो नज़र आता है। और इसकी मिसाल यूँ है कि अगर आप फ़र्ज़ करें खड़े हैं मार्स पे और एक तरफ आपके जुपिटर और एक तरफ आपके अर्थ है। अब जुपिटर पे अगर कोई वाक़या हुआ है तो वहाँ से रोशनी चलेगी जिसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। जब उसकी वो रोशनी आप तक पहुँचेगी तब आपको लगेगा अब ये जुपिटर में वाक़या हो गया है। फ़र्ज़ करें वो 3 मिनट में पहुँचती है। ठीक है। 3 मिनट पहले वो वाक़या जुपिटर में हो गया, आपके लिए भी होना है, क्योंकि लाइट ने 3 मिनट बाद आपको पता चलना है। ठीक है। ठीक है। आपको जब पता चला आपके लिए वो प्रेजेंट हो गया,
जुपिटर के लिए वो पास्ट हो गया, और अभी जब ज़मीन पे लाइट उसके लिए फ्यूचर है। यानी एक ही इंसिडेंट एक जगह पे पास्ट है, एक जगह में प्रेजेंट है और एक जगह में फ्यूचर है। तो उसने कहा रियलिटी दरअसल ये है जो आप परसीव कर रहे हो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सितारों की लाइट हम तक पहुंचने में कई साल, और कुछ सितारों की लाइट पहुंचने में कई लाख साल, और कुछ सितारों की लाइट पहुंचने में कई करोड़ और कुछ की कई अरब साल ले लेती है। ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हम जो सितारे सामने देख रहे हैं वो अब तबाह हो गए। एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी। तो ये हम यानी उसको देख रहे हैं जो आज से कई अरब साल पहले था। तो ये रियलिटी नहीं रही। ये रियलिटी वो है कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे सेंस ऑर्गन जो परसीव कर रहे हैं वो रियलिटी। ये हो सकता है कि कायनात में कहीं दो ब्लैक होल हमारे पास टकरा गए हों और उनकी वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ आ रही हो, और आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 दिन बाद वो हम तक पहुंचनी है, मगर अभी हमें पता ही नहीं। सही समझ रही है ना? हाँ। क्योंकि लाइट की स्पीड से कोई चीज़ जा नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, यहाँ आके एकदम से समझने साइंस हिल के रह गई कि ये क्या हो गया, टाइम डायलेटेशन, वक्त और है, मैं जो सब कुछ देख रहा हूँ वो सच नहीं है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए और है किसी और? इट्स लाइक अ वेरी फनी गेम। जब ये हम लोगों ने कंप्यूटर सिमुलेशन में आए, यहाँ आके रियलिटीज़ ने एक और टर्न लिया, और वो ये लिया कि मैं जो देख रहा होता हूँ मैं उसी को रियलिटी समझता हूँ। अच्छा। अब ये समझ जाता है कि जैसे एक बहुत बड़ी 3D स्क्रीन आपको समझते हैं, तो ये शायद पॉसिबल है। पहले मैं बता दूं कि ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, सुनने वाले ये ना समझ लें कि मैं कह रहा हूँ ऐसा है। इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि शायद ये सारी की सारी कायनात है नहीं, दिखाई जा रही। वो जो गालिब ने कहा था ना, है सितारे कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो असल में हकीकत शायद कुछ और है। तो तसव्वुफ़ में कहा जाता रहा है कि हकीकत असल में कुछ और है, हमारे सामने कुछ और रंग लेते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में आजकल कहते हैं वो है कि दिस इज़ सिमुलेशन, दिस इज़ एन अल्ट्रा हाई टेक कंप्यूटर सिमुलेशन। शायद जो किसी बहुत ज़्यादा अक्लमंद जहन ने, और वो खुदा भी हो सकता है, वो लोग कहते हैं हो सकता है कोई और एलियन नस्ल हो, और इसमें एक एंसेस्ट्रल थ्योरी भी है कि वो सोचते हैं कि हमारी जो बाद में आने वाली नस्लें हैं ना, उन्होंने ये सब कुछ तैयार करके हमारे लिए आगे कर दिया है। अच्छा। यानी कि ये सब कुछ हमारे ही बच्चों ने किया है, जिसको एंसेस्ट्रल कहते हैं। वो इतने एडवांस और डेवलप हो गए थे कि उन्होंने अपना माजी बना लिया, और हम सिर्फ उस माजी के करैक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा अपनी बात को मज़ीद आगे एक्सटेंड कर सके। जी नाज़रीन, आपने सुना, हैरानगी होती है कि ये सब कुछ क्या है। जो चीज़ रियल लग रही है, हकीकत में रियल है भी कि नहीं। इस पर हम मज़ीद जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब एक टाइम ने हमें मजबूर कर दिया है कि अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।